हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे2BHU चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट यूजीसी नेट 2019 का एग्जामिनेशन पेपर। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में और प्रश्न देख लिए हैं और एजुकेशन का सेकंड पेपर जो एजुकेशन पेपर है उसका सेकंड पार्ट हम लोग आज देखेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित दो सेटों के सेट 1 में उल्लिखित बुद्धि के सिद्धांत को सेट 2 में दिए गए मुख्य प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे है बहुकारक सिद्धांत, बहुल प्रज्ञा सिद्धांत, प्रबल या समवलित प्रज्ञा सिद्धांत, प्रज्ञा का सामूख्य सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत का संबंध जो होता है वो थॉर्स्टन से होता है। थॉर्स्टन ने बहुकारक सिद्धांत दिया है, जबकि बहुबुद्धि सिद्धांत वो थॉर्नडाइक ने दिया है। तो इसका एक हो जाएगा तीसरा। फिर बहुल संज्ञा सिद्धांत, ये आप प्रज्ञा सिद्धांत ये आपका गार्डनर ने दिया है। कठोर तरल एवं संवलित यानी मीन्स कि तरल क्रिस्टल फ्लूइड एंड क्रिस्टल थ्योरी ये दिया है, कैटल ने दिया है, इसलिए तीसरे का दूसरा सही हो जाएगा। प्रज्ञा का सामूहिक सिद्धांत ये आपका स्टर्नबर्ग ने दिया है, इसलिए इसका पहला हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के अधिगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधीनस्थ नियम वाटसन या पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के समतुल्य है। तो यहाँ पे ये बहु अनुक्रिया इसके समतुल्य है, तो इसलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के 6 मूल प्रकारों के संबंध में टॉलमैन द्वारा लिखे गए सैद्धांतिक लेखों में कौन सा स्किनर के अनुबंधित प्रबलकों के समतुल्य है। तो यहाँ पे ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग अंतर्नोद विभेदन लर्निंग होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम परिणाम आधारित पाठ्यचर्या के विकास क्रम व्यवहार परक उद्देश्यों का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अधिगम के चुनौती उत्पन्न करती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, समीक्षात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। ये आपका पाठ्यक्रम अधिगम परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम से संबंधित करिकुलम के विकास क्रम में उद्देश्यों को निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करती है। समीक्षात्मक और सृजनात्मक चिंतन आधारित अधिगम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन पाउलो फ्रायरे के आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में समाविष्ट है। तो इसका जो उत्तर माना गया है वो दूसरा माना गया है कि शिक्षण के ज्ञान की तटस्थता का अभाव निहित होता है। दूसरा इसके बाद है शिक्षण व्यवस्था परक होता है। उसके बाद है कि सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र मुद्दे शिक्षण के अभिन्न अंग है। ये आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र में समावेशित चीज़ें हैं, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि वेटिंग मशीन मोस्टली ओवर मेजर्स द वेट ऑफ इंडिविजुअल इट विल बी सेट टू द इंडक्टिव फॉर। तो ये आपका जो इसका आंसर माना गया है ये तीसरा माना गया है, ये स्टैंडर्ड एरर माना गया है। अगला क्वेश्चन है 72 रिपोर्ट ऑफ बिल्डिंग्स विल बी एम्फेसाइज इन विच द काउंसलिंग पैराडाइम। तो इसका बिहेवियरिस्टिक काउंसलिंग अप्रोच के अंतर्गत इसका माना जाता है रिपोर्ट बिल्डिंग को, तो इसलिए इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए सेट के रचनावादी उपागम के प्रतिपादकों के नाम को सेट 2 में ज्ञान निर्मित संस्तुति प्रक्रियाओं में सुमेलित कीजिए। तो इसमें से इसका ऑप्शन जो माना गया है उसका ऑप्शन फर्स्ट माना गया है कि इसका जीन पियाजे का जो था जीन पियाजे का संबंध आत्मसातीकरण से और समंजन, ये इक्विलिब्रेशन और अनुकूलन एडॉप्शन आधारित कॉग्निटिव जो अप्रोच था वो जीन पियाजे ने दिया गया थे, इसलिए इसका पहला हो जाएगा। उसके अलावा कि बी का जेरोम ब्रूनर ने ये आपका इनेक्टिव ये संक्रियण अनुरक्षण और दिशा आधारित अन्वेषण आधारित उपागम ये इन्होंने माना है जेरोम ब्रूनर ने। फिर उसके बाद है आशुबेल जो है वो संबंधित है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होते हैं, तो इसलिए इसका संबंध दूसरा से हो जाएगा। और लेवागट्स्की का जो है वो समकक्षी समूह आधारित अंतःक्रियात्मक सामाजिक अधिगम से संबंधित है, इसका पहला आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन अपेक्षित है। तो इसमें से इन्होंने जो माना है वो तीसरा माना है कि ए बी
और डी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता। फिर उसके बाद विद्यालयों में और अवसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता। फिर प्रशिक्षित प्रति परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। ये तीनों चीज़ इन्होंने माना है। और इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को स्पेशल स्कूल भेजने की बात नहीं करता, तो इसलिए इसका सी गलत हो जाएगा। तो और 3 बच्चे तो ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन जो है वो है 75। नीचे दिए गए 2 कथनों का पहला कथन अभिकथन ए के रूप में अंकित है, दूसरा आर के रूप में अंकित है। अभिकथन ए, पुरातन भारत में विद्यार्थी की आंतरिक प्रकृति या चरित्र का विकास शिक्षा के अनिवार्य लक्ष्यों में से एक माना जाता है। तर्क भी, चरित्र के विकास के बिना केवल बौद्धिक विकास एवं विद्यार्थी वृत्ति के मूल लक्ष्यों को विफल करेगा। तो इसका ऑप्शन उन्होंने बोला है कि ए जो है वो सही कथन है, और दोनों ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के कारण आजकल सूचना प्रणालियों में नैतिक एवं सामाजिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो नई प्रौद्योगिकी को सीखने का उपकरण माना है वो इन्होंने, और इसके अलावा जो है वो संस्थाओं में अभिकर्मियों का अनुसरण, ये 2 चीज़ें मानी हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही माना है। अगला क्वेश्चन है 77। अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आवश्यक यह है कि पढ़ाए जा रहे विषयों के अध्यापक को ज्ञान पुष्टि करे। इसके अलावा कक्षा में कौशल को उधार दे, और फिर व्यवसाय के लिए नए ज्ञान का उत्पादन एवं शेयर योगदान दे। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो पहला सही हो जाएगा, पहला इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 78। शिक्षा के समावेशी होने के मार्ग में निम्नलिखित में से कौन से तत्व बाधक हैं? तो इसमें से जो बाधक तत्व हैं वो हैं कि सबसे पहला कि माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, और योग्य रूप से प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिलते हैं आजकल। और तीसरा है कि विशेष दक्षता वाले बच्चों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है। तो ये नहीं होगा, जबकि सरकार की ओर से उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का पर्याप्त न होना। तो ये 3 चीज़ें बच्चों को प्रभावित करती हैं, पहला, बी और डी। तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 79। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। इसमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े व्यावसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है? तो इसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध जो होता है वो विचार, अभिव्यक्ति और की स्वतंत्रता से होता है। अगला क्वेश्चन है 18। शिक्षा में इस्लामी परंपरा निम्नलिखित में से किन मूल्यों के निर्माण पर बल देती है? तो ये विनयशीलता, अभिजात वर्गीयता पर बल देती है। इसके अलावा 81। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में सहायक होता है? तो इसमें से जो सहायक होता है वो होता है कि अधिगमकर्ता की रुचि बढ़ाना, फिर उसके बाद व्यवस्था को मितव्ययी बनाया जाना सुनिश्चित करना, फिर उसके बाद जो है वो अधिगमकर्ताओं को विभिन्न अधिगम स्रोतों से लाभ प्राप्त करना, और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में अधिगमकर्ता को सक्रिय रूप से भागीदार बनाए रखना, ये इसमें सहायक होता है। अगला, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 82 कि एक पाठ्यक्रम की अभिकल्पना के माध्यम से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके आधारों पर ध्यानपूर्वक देना चाहिए? तो इसका इन्होंने माना है पहला माना है कि शिक्षार्थी के विकासात्मक अवस्था, फिर उसके बाद शिक्षार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और फिर शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विशिष्टताएं। ये तीनों चीज़ इन्होंने मानी है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कि एनसीईआरटी जो है वो किससे संबंधित होता है? प्रमुख कार्य क्या है? तो शिक्षक संस्थानों का प्रत्यायन और उसके बाद निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है
84 वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा के समीपस्थ कोष है। तो आत्मा के समीपस्थ कोष जो है प्राणमय कोष है। वेदांत में कुल 5 प्रकार के कोष बताए गए, अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, इस प्रकार से 5 आनंदमय कोष, 5 प्रकार के कोष बताए गए हैं। तो रूसा का एम है, तो रूसा का एम है प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो सिंपल सी बात है, उच्चतर या हायर एजुकेशन से संबंधित है, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 निम्नलिखित में से 2 सीटों की फर्स्ट सीट अभिलिखित भावात्मक प्रज्ञा के 5 आयामों को दिए गए विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले ये डेनियल गोलमैन ने दिया है भावात्मक प्रज्ञा, इसमें 5 तत्व है। तो इसको मिलान की करने की बात कही गई है। तो इसमें जो है आत्म अभिव्यक्ता का संबंध जो होता है वो सम्मुख कार्य रोकने के बजाय सुगम बनाने के लिए भावनाओं पर नियंत्रण करना होता है। और फिर इसके बाद स्वप्रेरणा स्वबुद्धि बी का संबंध स्व प्रबंधन का संबंध होता है, किसी क्षण के विशेष से में वास्तविक भाव का ज्ञान करना। फिर उसके बाद सी का संबंध होता है कि स्व अभिप्रेरणा का संबंध होता है समूह। प्रश्न संख्या 87, नीचे 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ पदों का उल्लेख है तथा सेट 2 में उसकी व्याख्या की गई है। तो इसके मिलान करना है। तो इसमें जो आंसर माना है इन्होंने वो तीसरा माना है, ऑप्शन तीसरा माना है कि ऑप्शन इसका तीसरा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में कौन से उपाय सुझाए गए हैं। तो इसमें जो उपाय सुझाए गए हैं वो है मानवाधिकारों के पूर्ण रूप उपलब्धता, समान उपलब्धता सुनिश्चित करना। फिर उसके बाद है कि सभी निःशक्त जनों के लिए मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जाना। उसके अलावा बच्चों के प्रति सम्मान भाव को बढ़ाना था, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कर्मचारी चयन प्रक्रिया का सही क्रम है। तो इसमें जो आंसर माना गया है इन्होंने पहला माना है कि परीक्षा, साक्षात्कार, कार्य विश्लेषण, विज्ञापन, नियुक्ति, आदेश जारी करना, ये इसका है पहला कर्मचारी का वो उसके चयन प्रक्रिया। उसके बाद है 90, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम निर्माणात्मक आकलन की पद्धति की परिसूचक है। तो इन्होंने इसका आंसर जो है पहला माना है, चौथा माना है इसमें कि सी अध्यापक इकाई के क्रियान्वयन उपरांत विद्यार्थियों के अवबोध का आकलन करना। उसके बाद है कि अध्यापन इकाई अन्विति परीक्षण के उपरांत निष्पादन स्तर के बारे में निर्णय करना। फिर ई अध्यापक अनुबोधकों की सहायता से विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध उत्तर दिए जाने की संभावना से बचने की मदद करना। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब आते हैं इसमें गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए के बाद प्रश्न हल करना है। ज्ञान हेतु कोई सरल उपाय नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यथार्थ एक सृजनात्मक कार्य व्यापार है। ज्ञान को इसके अनुरूप होने के लिए इसे एक सृजनात्मक क्रिया का रूप लेना चाहिए। इसलिए मैं किसी यथार्थ की अभिव्यक्ति को उसकी प्रक्रिया से परे नहीं मानता। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अनुभव के महत्व को नकारा जाए, केवल संज्ञानात्मक मूल्य के रूप में इस सत्य को स्वीकार किया जाए। इससे लोगों को कम से कम यह आश्वासन मिलता है कि वे सभी सृजनात्मक प्रक्रिया में निहित प्रतिभागिता संबंधी कठोरता का अछूड़ रखें जो अपने साथ एक यथार्थ हो। इसके शिखर पर यह उस काल्पनिक समाज के अंगभूत रूप से कार्य करता है जिसे मानव अभिनव मूल्यों के सृजन बने और शुभ एवं सुंदर के उद्भावक। तथापि मैं एक निरपेक्ष तथा शाश्वत मूल्यों के आदर्श से असहमत हूँ, क्योंकि ये कल्पित है। किसी अन्य प्रकार के सृजन की भांति कल्पना भी न होने से कुछ कल्पना करना नहीं है, अपितु इस प्रकार यह पुनः रचित या पुनः संयोजित होने की प्रक्रिया है। इस प्रकार की कल्पना अनुभव से अनुबंधित होती है। इससे ज्ञान के लघु सोपान की सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। समाज सभी मूल्यों का भंडार गृह है। यह सत्यम शिवम सुंदरम के
निर्धारण में अंतिम निर्णायक होता है। सत्यम शिवम सुंदरम वही होता है जिससे समाज मानक रूप से प्रतिष्ठित करता है। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से एक समाज निकाय होता है जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम के मानक पृथक पृथक रूप से विहित होते हैं। इसमें परस्पर द्वंद्व भी संभव है। हम निसंदेह एक ऐसे एकल समाज की संकल्पना करते हैं जो सभी लोगों के लिए स्वीकार्य हो। ऐसे काल्पनिक समाज की दिशा में लोग अपने दायित्वों में ही सिमट जाते हैं। इस बात की कल्पना संभव है कि मानववादी आदर्श क्यों पूर्ण या अंतिम होता है। यहाँ समाज की संकल्पना की जा सकती है जिसमें मानवता अधिक हो। वास्तव में वैज्ञानिकों ने यह संकेत दिया है कि मानवता ऐसे कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ सकता है जो मानवेतर प्रकार का भी हो और इसमें अत्यधिक मानव शोषण के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़ी उपयोगितावादी सर्वस्वीकृत भावना भी न हो। तो इसलिए इसका पहला जो प्रश्न था वो ज्ञान और यथार्थता के बीच में अनुरूपता निम्नलिखित में से क्या निहित होती है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक मूल्य सत्य निहित होती है। इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो ये इतने बड़े पैराग्राफ पढ़ने के बाद ज्ञान कोई सरल उपाय नहीं है। इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 92 देना है। तो इसमें सृजनात्मक प्रक्रिया की प्रतिभागिता सर्वोच्च होती है। तो इसका उत्तर जो है वो निरपेक्ष मूल्यों के सृजन के अग्रसरण करने में ये इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कल्पना का प्रकार्य है। तो कल्पना का प्रकार्य है सुधार एवं संयोजन के नए तरीके करना। अगला क्वेश्चन है 94 किस प्रकार के मूल्यों के मानक अलग अलग होते हैं। तो उसके मानक जो है समाज में मतभेद होने से मूल्यों के मानक अलग अलग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मानवतावादी आदर्श है। तो मानवतावादी जो आदर्श है वो सापेक्ष और चुनौतीपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रभावी इसको पढ़ने के बाद ये नेतृत्व हमेशा आद्य भावना की मतलब इतना बड़ा पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन है एक प्रभावी नेता वह है जो दूसरे व्यक्तियों को रूपांतरण या बदलाव है। अगला है कि नेतृत्व इस कंपैरिजन को पढ़ने के बाद जो प्रश्न है वो है कि इस अवतरण के मुख्य विचार को अधोलिखित की शिक्षक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे नेतृत्व शैली के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इस नेतृत्व के पढ़ने के बाद पैराग्राफ को प्रश्न जो है दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने संबंधी भावात्मक गुण क्या है। तो इससे संबंधित भावात्मक गुण है अधिकांश दृश्य रहना। तीसरा है। अगला है क्वेश्चन इस नेतृत्व वाले पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात प्रश्न है 99 इस अवतरण के अनुसार नेता किस प्रकार लोकप्रिय हुए। तो इसमें नेता जो है मार्गदर्शन के कारण उसकी भावात्मक क्षमता के कारण लोकप्रिय हुए। अब नेतृत्व वाले फिर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 100वां क्वेश्चन है दूसरों को प्रभावित करने की नेता की क्षमता की परिणति हो सकती है। तो ये अनुगामियों के एकात्मक संबंधों को बढ़ावा देने में ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।